मतलब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में जो कुछ भी है वहीं से निकल के आता है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ही कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट हुए हैं मॉडर्न टाइम तक उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले हुआ था बस उसकी बात है। आज आर्ट फॉर्म ये दिखाता है कि आज भी वो हमारे कल्चर का पार्ट है और आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे मतलब अपने रिच हेरिटेज एंड कल्चर को समझने के लिए कि आप अब उसको समझें और वो कैसे डेवलपमेंट हुआ है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम का पीरियड भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कैसा वहाँ उस समय का पीरियड रहा होगा, कैसा रहा होगा। तो वो एडिशनली आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आर्ट एंड कल्चर है। अब इसमें एग्ज़ाम में कैसे आता है, इम्पोर्टेंस क्या है इस एग्ज़ाम में इसकी? तो प्रीलिम में तो आता है 2, 4, 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन 4 से मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन के आसपास एंशिएंट, मेडिवल और क्या नाम है कल्चर मिला के पूछ लेता है। कई बार एंशिएंट मेडिवल को हटा के रिप्लेस सिर्फ कल्चर पूछता है। कई बार 1 2 क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल के हो जाते हैं, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन कल्चर प्योर रहता है। तो कभी-कभी नहीं भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एकदम इम्पोर्टेंट पूछता है, लेकिन प्रीलिम्स में इसका रेलेवेंस जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब ज़्यादा था। बहुत क्वेश्चन आने आने लगे थे। यानी कि अप्रॉक्सिमेटली मैं कहता हूँ कई-कई बार 5 से 10 के रेंज में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कल्चर से। लेकिन ऐसा कम हुआ है, रेयर पेपर में हुआ है। बाकी 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेट आप कह सकते हो। प्रीलिम में 16 मार्क्स 30 से लेकर 30 मार्क्स मानकर यानी 15 से 30 के बीच में जो रेंज है वो 15 से 30 के बीच में आपके अप्रॉक्सिमेटली और आजकल का जो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से आप 20 से 30 मार्क्स आप मान सकते हो। हर साल मेंस एग्जाम में भी पूछता है इससे। तो यानी 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है? आर्ट एंड कल्चर से। अब आर्ट एंड कल्चर आवाज़ मेरी क्लियर है? ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में होगा क्या, कैसे क्या पढ़ना है, क्या चीज़ होती है? तो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में कोई स्पेशल अलग से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस, बस उसने आर्ट फॉर्म और कल्चर दे रखा है। तो वो है क्या? वो जो एंशिएंट आपके डेवलपमेंट से यानी शुरुआत में जो एंशिएंट टाइम में आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ होती रही है इंडिया के अंदर, उसको देखते हैं और आपका जो आर्ट्स फॉर्म है वो आपके कल्चर को दर्शाते हैं कि वो क्या क्या कल्चर रहा होगा उस समय, कैसे लोग रहे होंगे। तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट फॉर्म को, कल्चर को। हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में फिर हम लोग जो है उस जो महाजनपदास का पीरियड था यानी वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड देखते हैं। हाँ, वैदिक पीरियड हम लोग देखते हैं। वैदिक पीरियड में एक तो वैदिक पीरियड रहा, वैदिक पीरियड के बाद में लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है? लेटर वैदिक पीरियड जो है उसको देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो है डिस्टॉर्शन जो हुआ है, फिर डिस्टॉर्शन के बाद में अ, जो वैदिक पीरियड में वेद आए थे उसमें काफ़ी कुछ अच्छी बातें थी जिसको बाद में डिस्टॉर्शन किया लेटर वैदिक पीरियड में। तो वहाँ से एक टाइम लाइन हम लोग लेके चलते हैं और फिर जो इसमें रिएक्शन में जो ब्राह्मणिकल जो चीज़ें कर रहे थे, ब्राह्मण्स कर रहे थे, उसके रिएक्शन में 2 धर्म पैदा हुए थे, बौद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो उनका भी अपना एक आर्ट एंड कल्चर रहा है, जैनिज़्म का भी रहा है, बौद्धिज़्म का, उनके भी अपनी एक सोच रही है, उसके भी उनके आर्ट्स फॉर्म है, कल्चर है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में फिर वैदिक पीरियड है, फिर वैदिक पीरियड के बाद में लेटर वैदिक पीरियड है, महाजनपदास का पीरियड है, फिर उसके बाद में ये है एंशिएंट का मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। उसके बाद में फिर आपका लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास का जो पीरियड आता है उसमें कुछ डायनेस्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट रही हैं और सारी डायनेस्टीज़ आपको एक-एक करके उनकी कहानियाँ नहीं पढ़नी है क्योंकि अब वो नहीं आता है। बस ये है कि कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में जैसे हारन का डायनेस्टी है। हारन का डायनेस्टी के कुछ चीज़ें हैं, आर्ट फॉर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हारन का डायनेस्टी के बारे में कुछ बातें फ़ेमस हैं। उसके बाद में फिर जो है इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ में जो है वो आता है आपका नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है महापद्मा जो के टाइम पर आप देखें अलेक्जेंडर का भी इन्वेज़न हुआ था उस टाइम। तो वो पीरियड थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद नंदा डायनेस्टी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसी के बाद आपका गुप्ता डायनेस्टी आती है। वो आपका सॉरी ये मौर्यन डायनेस्टी आती है। मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अशोक मौर्य वगैरह ये सारे जो पीरियड है, अशोक वाला पीरियड है। अशोक ने बहुत ही अच्छे से कल्चर को डेवलप कराया था, बौद्धिस्ट कल्चर को, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी। तो ये जो चंद्रगुप्त है या अशोक है, बिंदुसार है, ये सारे जो है पीरियड मौर्यन पीरियड कहलाता है। ये काफ़ी गोल्डन पीरियड रहा है। उसके बाद में मौर्य ये एंशिएंट टाइम में पहला जो डायनेस्टीज़ में अगर इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मौर्यन डायनेस्टी है। उसके बाद में फिर आपका बीच-बीच में थोड़े बहुत लोग हैं, फिर गुप्ता डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी बहुत ही फ़ेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और गुप्ता डायनेस्टी जो है उसने भी काफ़ी आर्ट फॉर्म के मंदिर वगैरह बनाने में काफ़ी उनका वो रहा है, तो आर्किटेक्चर में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, स्क्रिप्चर में है। तो उसमें गुप्ता पीरियड की हम बात करते हैं। उसके अलावा सतवाना डायनेस्टी और बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं साउथ में भी, चोला चेरा पांड्या वगैरह, इन लोगों ने भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है। तो वो पीरियड राजेंद्र वन, राजराज वन ऐसे करके कई लोग हैं साउथ में भी जिन्होंने साउथ के अंदर कुछ डेवलपमेंट किए हैं, टेम्पल वगैरह फॉर्मेशन किए हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एंशिएंट पीरियड है, फिर थोड़ा-थोड़ा सा आगे आके हर्षवर्धन का पीरियड आ जाता है, कन्नौज वगैरह का। और ये हर्षवर्धन के पीरियड के बाद में जो वर्धन डायनेस्टी के बाद में फिर ये कहानी जो है एंशिएंट की खत्म हो जाती है। तो मेन जो एंशिएंट पीरियड आपको आर्ट फॉर्म दिखेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिखेंगे और उसमें उतार-चढ़ाव आता रहेगा और हर टाइम पे एक कल्चर, एक उनके कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उन कैरेक्टर को हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंशिएंट का जो पीरियड है, आप अगर ल्यूसेंट भी उठा के देखोगे तो आपको ऐसे ही एक वो याद रखना है, दिमाग में टाइम फ्रेम बना के रखना है कि एंशिएंट टाइम पे कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो एशियन टाइम में सबसे पहला पीरियड जो आपको पढ़ना है, उसमें देखिए उसमें कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आर्ट फॉर्म, कल्चर फॉर्म में लिटरेचर हो सकता है, उनका उस टाइम का आर्किटेक्चर हो सकता है, उस टाइम का जो है स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें से आर्ट फॉर्म के में आती हैं, तो वो हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज भी रेलेवेंट हैं, आप देखिए सारनाथ का टेम जो वो है, आपका सारनाथ का जो लॉयन वो है कैपिटल वगैरह, वो सब आज भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रेलेवेंट हैं। बहुत सारी मुंडका उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, तो वो आज भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो पुराना कल्चर है, वो आज भी बहुत सारी चीज़ें उसकी रेलेवेंट हमारे लिए हैं, इसलिए हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट फॉर्म एंड कल्चर फॉर्म में मैंने आपको एंशिएंट वाला बताया। फिर एंशिएंट के बाद में क्या मेडिवल से भी क्वेश्चन आता है, तो हाँ, मेडिवल आर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आ जाते हैं और कुछ जो है मॉडर्न आर्ट फॉर्म से भी आ जाते हैं, ठीक है? मतलब मॉडर्न आर्ट फॉर्म में मतलब क्या मतलब है कि मॉडर्न आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मॉडर्न आर्ट फॉर्म से आर्किटेक्चर वगैरह से कहीं-कहीं बाय चांस क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक चीज़, क्योंकि आर्ट फॉर्म पढ़ना है तो मैं एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है तो एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ है। हर टाइम का अलग कल्चर रहा है, उसका अपना एक्सप्रेशन रहा है, एक्सप्रेशन के बहुत सारे तरीके रहे हैं। कभी हमने पेंटिंग्स से एक्सप्रेस किया है, कभी पोएट्री से किया है, कभी म्यूज़िक से किया है, कभी डांस से किया है। तो ये सारे म्यूजिक, डांस, आर्ट फॉर्म जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे, जो हम पढ़ेंगे एक-एक करके सिग्निफिकेंटली, ठीक है? अब आती है कि भई जो एंशिएंट टाइम पे तो मैंने पीरियड आपको बताया कि कौन-कौन से पीरियड आपको मोटा-मोटा याद रखना है, कि अभी जब मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि ये पीरियड है, ये पीरियड है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने पीरियड बताया वो बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, बहुत टाइप के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना एक कल्चर, उसका आर्ट फॉर्म, वो सारी चीज़ों को देखकर हमें वहाँ के उस टाइम की लाइफ, उस टाइम का कल्चर, उस टाइम का आर्ट फॉर्म को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद का पीरियड मैंने कौन-सा बोला? वैदिक पीरियड। वैदिक जब आर्यन्स आ गए, वेदास आ गए, ऋग्वेदा, अर्थवेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ये जब आ गए, तो इन वेदास के बाद में वेदास के हिसाब से चीज़ें होने लगी, कल्चर चेंज हो गया, ठीक है? नेचर ने टेक ओवर कर लिया, गॉड की ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गया और उसके बाद में फिर लेटर में डिस्टॉर्शन पैदा हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मणों ने काफ़ी चेंज किया और सोसाइटी एक अलग तरीके, अलग ढंग में चली गई। तो उसके रिएक्शन में जो है वो बौद्धिज़्म और जैनिज़्म, 2 रिलीजन डेवलप हुए। उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म, कल्चर फॉर्म, लिटरेचर्स वगैरह डेवलप किए, लोगों को टच किया। वो एक पीरियड रहा है। उसके बाद में फिर राजाओं का पीरियड आने लगा, इस तरह से कि राजाओं ने भी डेवलपमेंट शुरू किए अपने यहाँ पे। तो वो डेवलपमेंट में मौर्यन का कल्चर और फिर गुप्ता कल्चर। गुप्ता कल्चर क्योंकि टोटली हिंदू बेस्ड है, मतलब गुप्ता क्योंकि हिंदूज़ थे और ब जो अशोक मौर्य ने जो है वो बौद्धिस्ट जो कल्चर है, उसको डेवलप कराया है। मतलब उसके आर्ट फॉर्म ज़्यादा डेवलप हुए मॉडर्न टाइम पे, अशोक मौर्य के टाइम पर और इनके टाइम पर आपको मंदिर कल्चर ज़्यादा दिखाई देगा, किनके टाइम पे? गुप्ता पीरियड के टाइम पे। उसके बाद में वर्धना डायनेस्टी और उसके साथ ये सतवाना वगैरह में और इसमें आपको मंदिर वगैरह ज़्यादा दिखाई देंगे। उसके अलावा जो है मूर्ति वगैरह का स्क्रिप्चर भी दिखाई देते हैं, गांधारा, मथुरा और इस तरह से कई तरह के आपको आर्ट फॉर्म दिखाई देंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। वर्धन डायनेस्टी तक आपका जो है हम बात करेंगे किसके बारे में? एंशिएंट के बारे में, एंशिएंट आर्ट फॉर्म एंड एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री की। उसके बाद में फिर मोहम्मद गौरी का इन्वेजन, उससे पहले मोहम्मद गजनवी वगैरह का भी इन्वेजन रहा है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है, जो आर्ट फॉर्म वगैरह अगर कुछ डेवलप हुआ है या कुछ स्ट्रक्चर या स्क्रिप्चर डेवलप हुए हैं, स्ट्रक्चर मेनली डेवलप हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो मेडिवल पीरियड में रहा है, मुगलों के पीरियड में। उसमें इंडो ईरानी और मतलब इंडो पर्शियन वगैरह जो कल्चर है वो ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो मुगल टाइम पर और मुगल से पहले जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। आपने बहुत सारे आर्किटेक्चर आप देखेंगे आज भी
दिख रहे हैं आपको, कुतुब मीनार है, ढाई ढाई दिन का झोपड़ा है, अजमेरी मस्जिद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद के किले हैं, वो आपको जो दिखेंगे वो सारे दिल्ली सल्तनत पीरियड के आर्ट फॉर्म आपको बहुत सारे दिल्ली में तो लोधी गार्डन्स की तरफ आप चले जाइए, हौस खास की तरफ चले जाइए, तुगलकाबाद की तरफ चलिए, आपको पूरा दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है, दिल्ली गेट की तरफ जाए, तो आपको दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि कैसे इन्होंने आर्ट फॉर्म डेवलप किया था, कैसे इन्होंने आर्किटेक्चर डेवलप किया था। तो ये बहुत ही दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली सल्तनत क्योंकि यहीं से रूल होता था उस समय, तो दिल्ली आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी आपने कहीं देखा होगा, कहाँ देखा है? अजमेर में देखा है? देखा कभी जानते हैं आप लोग अढ़ाई दिन का झोपड़ा सुना है आप लोगों ने? हैं? नहीं, नहीं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर के अंदर जो है वो उन्होंने बनाया था। क्या नाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और इसके अलावा यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे आपको कुतुब मीनार में, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाना और उन्होंने एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनाई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मतलब औरंगज़ेब ने उन्होंने बनाई थी, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो पीरियड है, वहाँ से कुतुब मीनार बनना और ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई। फिर इल्तुतमिश ने उसको कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वहाँ पे अलाई अलाई दरवाज़ा वगैरह बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर वो बन नहीं पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देखेंगे वहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बन रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम खिलजी ने बनाने की कोशिश की थी उसको। लेकिन मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया और थोड़ा-सा ही उसके रिमेन्स टाइप से दिख रहा है, वो बेस टाइप से सिर्फ़ बना हुआ है, आप कुतुब मीनार के बगल में देखोगे। तो कुतुब मीनार जो है वो मतलब पीरियड ये वाला जो पीरियड आया कुतुब मीनार जैसे मैंने बताया तो स्लेव डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। मोहम्मद गौरी ने हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान वगैरह को हराया और उसके बाद में अपने स्लेव को जिसको स्लेव डायनेस्टी भी इसीलिए कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक उनके स्लेव हुआ करते थे, तो उनको उन्होंने राज दे दिया और उसके बाद में अपना चले गए मोहम्मद गौरी। तो ये जो राज मिल गया इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को तो इन्होंने एक डायनेस्टी चलाई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद मतलब इसमें ही डिस्प्यूट होते रहे हैं, फिर जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी डायनेस्टी आ गई है। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजियों के बाद में फिर जो है आपका हम लोगों ने अपना तुगलक डायनेस्टी है, फिर सैयदिन डायनेस्टी है, ठीक है ना? सैयदिन डायनेस्टी के बाद में फिर आपका जो है जब सैयदिन डायनेस्टी वो हो गई, तो उसके उसके बाद में लोधी डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी तक ये है इन्होंने काफ़ी सारे लोधी गार्डन, लोधी रोड, लोधी ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब उस समय काफ़ी किले आपको दिखेंगे बहुत सारे जो उनके दिल्ली सल्तनत पीरियड के किले हैं। बहुत सारी मस्जिदें दिखेंगी जो दिल्ली सल्तनत पीरियड की हैं। हौज़ ख़ास में बहुत सारी चीज़ें आपको दिल्ली सल्तनत पीरियड की दिखेंगी, वो मैं आपको धीरे-धीरे करके बताऊँगा। गोल गुंबज़ ये वो, दुनिया भर का बीजापुर का गोल गुंबज़ जाके देखिए, वो सब जो पीरियड है, वो सब इन्हीं सब के पीरियड में सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में फिर मुगलों का पीरियड आया है। मुगलों का पीरियड मतलब ये उसमें से काफ़ी स्ट्रक्चर आपको दिल्ली सल्तनत के मिलेंगे, कुछ मुगल के मिलेंगे, क्योंकि बाद में मुगलों ने टेक ओवर किया, तो वहाँ मुगल आर्किटेक्चर भी आपको जाके दिखेगा। तो दोनों चीज़ें दिल्ली सल्तनत फिर मुगलों का आर्किटेक्चर थोड़ा-सा अलग रहा है और मुगलों ने फिर जैसे ताजमहल मुगलों का जब टाइम आया तो फिर यहाँ पे हुमायूँ टॉम्ब आपको दिख रहा है। आपको आगरा का ताजमहल दिख रहा है और उसके अलावा जो है दुनिया भर की मोती मस्जिद दिख रही है। ऐसे बहुत सारी आपका जामा मस्जिद है। तो ये जितने भी आपको दिखेंगे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, ये सब आपके मुगलों के टाइम पर, शाहजहाँ के टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर और कुछ अकबर ने जैसे हुमायूँ टॉम्ब वगैरह आपको दिख रहा है। ये सारे आर्ट फॉर्म जो है ये मुगलों के टाइम के आर्ट फॉर्म है का स्क्रिप्चर्स है। अब स्क्रिप्चर्स या उसमें स्क्रिप्चर तो डेवलप नहीं हुए, स्क्रिप्चर मतलब मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियाँ तो इतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन आर्किटेक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ मुगलों के टाइम पर। आगरा में जाके देखिए, बीजापुर में जाके देखिए, आपका क्या नाम है, फतेहपुर सीकरी जाके देखिए, मतलब दुनिया भर के आर्ट फॉर्म आपको बिछा हुआ है पूरा इंडिया, मतलब मुगलों के कल्चर से, तो वो आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर वाले उसमें। फिर मुगलों का जो पीरियड है, मुगल जब डिक्लाइन करने लगे, मुगलों का जो पीरियड थोड़ा वो हो गया, तो थोड़ा आर्ट फॉर्म में भी उसका आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा, चीज़ों में इफ़ेक्ट नज़र आएगा कि उतना ज़्यादा अब जो है मैग्निफिसेंट आर्ट नहीं आ रहा है, जैसे औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन हो गई चीज़ें। फिर उसके बाद आपको कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, फिर अंग्रेज़ों ने पर्शियन ने इन्होंने चर्च वगैरह बनाए हैं, बहुत सारे आपको रोमन कैथोलिक चर्च मिलेंगे इंडिया में, बहुत मैग्निफिसेंट चर्च भी मिलेंगे। और बहुत सारी जो है रोमियो गैथिक जो है गॉथिक जो आर्ट है वो आपको दिखेगा, गॉथिक आर्ट वगैरह दिखेंगे। बहुत सारी आपको जैसे आप देखोगे विक्टोरिया वो है अंग्रेज़ों ने जो है विक्टोरिया फोर्ट विक्टोरिया बनाया, बहुत सारे फोर्ट बनाए हुए हैं उन्होंने और उसके अलावा जो है ये आपका इंडिया गेट है और भी बहुत सारे फॉर्म आर्ट फॉर्म आपको दिखाई देंगे। आपका वो अ,
विक्टोरिया मेमोरियल है वो दिखाई देगा आपको कलकत्ता के अंदर, और भी ऐसे आपको दुनिया भर का, चंडीगढ़ ही देख लीजिए आप, चंडीगढ़ एक शहर जो पूरा डेवलप कराया है वो भी अंग्रेजों ने ही डेवलप कराया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजों ने बाद में मॉडर्न आर्ट के फॉर्म में डेवलप किया है, उसमें जो है आपका लॉर्ड कैनिंग का भी बहुत रोल रहा है वो इस फॉर्म को डेवलप करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजों ने भी यहाँ पे सिटीज़ मॉडर्न जो डेवलपमेंट है वो अंग्रेजों ने भी काफ़ी सारी की। एक्सकवेशन वगैरह करके बहुत सारी चीज़ें खोजी, उसको रिक्रिएट किया और चीज़ें की। तो अंग्रेज़ों का भी टाइम यानी मॉडर्न टाइम तक आ जाता है। और इसमें पेंटिंग्स में भी दिखाई देगा आपको, कुछ पैट्रियोटिक दिखाई देंगी, कुछ अंग्रेज़ों के सपोर्ट में दिखाई देंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मॉडर्न में भी हुई हैं जिसके बारे में हम लोग आर्ट फॉर्म में आएँगे। तो एक पीरियड है, यानी कि अगर एक मोटा-मोटा पीरियड देखेंगे तो आपका पीरियड दिखाई देगा एंशिएंट में हर्षवर्धन तक, फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जिसमें जो है आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयदिन डायनेस्टी, उसके बाद में आपके लोधी डायनेस्टी की आएगी। उसके बाद में फिर आपका जो है मुगलों का पीरियड आएगा, फिर लेटर मुगल पीरियड है, फिर अंग्रेज़ों ने अपना जो अंग्रेज पर्शियन अंग्रेज़ और ये आपका पोर्चुगीज़ और फ्रेंच, और उसके अलावा जो है आपको इंग्लिश, सबसे ज़्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस दिखाई देगा उसके बाद। तो ये आपका पीरियड हम लोग इसी सीक्वेंस में आर्ट्स फॉर्म को भी पढ़ते जाएँगे। जैसे कि डेवलपमेंट अगर हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग हम एंशिएंट से शुरू करके मॉडर्न में आएँगे। हम म्यूज़िक की बात करेंगे तो एंशिएंट से शुरू होके उसमें आएँगे, मॉडर्न में आएँगे। डांस की फॉर्म करेंगे एंशिएंट से शुरू होके म्यूज़िक तक इसमें मॉडर्न तक आएँगे। ऐसे इसी तरह आर्किटेक्चर में भी हम जाएँगे। ज़्यादातर आर्किटेक्चर वगैरह से मंदिर स्कल्पचर वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने। पहले तो बहुत ही प्रिमिटिव क्वेश्चन पूछते थे, सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन पूछते थे। अभी थोड़े से उसमें ऐड करते जाते हैं। कोई-कोई एंट्री लेवल क्वेश्चन बहुत सिंपल भी पूछ लेते हैं। तो ये आपका पूरा रहता है। तो यानी इसमें सिर्फ़ एंशिएंट और मेडिवल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मॉडर्न आर्ट भी आएगा, लेकिन ज़्यादा जो बात रहेगी वो रहेगी एंशिएंट और मेडिवल की। इतनी बात आपको पहली बात बताइए, समझ में आ गया? ठीक। तो अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर, आपका सिलेबस है तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिलेबस तो आपका है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आया हुआ है। पहले आया था, अब तो नहीं पूछिएगा उसके लिए, लेकिन कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें डाल सकते हो। जानना चाहिए कि आर्ट और कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सपीरियंस, इमोशन एंड अदर क्वालिटीज। बेसिक सी डेफिनेशन, अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज आर्ट, तो आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सपीरियंस, इमोशन एंड अदर क्वालिटीज। ठीक है। एंड आर्ट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, यानी जैसा कल्चर होता है वैसा आपको आर्ट्स फॉर्म दिखाई देते हैं उस टाइम के। जैसे मुगलों के टाइम पर अगर आप देखोगे आर्ट फॉर्म, तो उनका कल्चर क्या है, उनको इंसान की पिक्चर नहीं बनानी है। तो रेयर आपको कोई इंसान की वो चीज़ दिखेगी, जो भी उनके डेकोरेशंस वगैरह होते तो मूर्तियों से नहीं होते थे। जैसे आप हिंदुओं के कल्चर में जाओगे, आप एंशिएंट टाइम में जाओगे, तो उनके स्कल्पचर से वो यक्ष यक्षिणी के आपकी मूर्तियाँ दिखाई देंगी उसमें। खजुराहो के टेम्पल वगैरह में जाके देखो, आपको उस ह्यूमन के सारे चीज़ें दिखाई देंगी। मीनाक्षी टेम्पल है या कोई भी टेम्पल, आप उड़ीसा वगैरह कहीं पे भी जाके आप देख लो, इरोटिक आपको इमेजेस दिखाई देंगी, स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। लेकिन मुसलमानों की जो रही है कल्चर, वो डिफरेंट है। इनका कल्चर डिफरेंट था, इनका जो है तांत्रिक कल्चर था। जो तांत्रिक कल्चर में ही ये सब बने हैं, ये जो खजुराहो के टेम्पल वगैरह हैं, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो उनका एक्सप्रेशन का जो कल्चर था उसके हिसाब से उनके आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। मुसलमानों का कल्चर देखो तो उसमें फूल पत्तियां दिखाई देंगी, डेकोरेशन में कैलीग्राफी दिखाई देगी, लेकिन आपको ऐसे ह्यूमन इमेज वगैरह या जानवरों की इमेज ऐसे नहीं दिखाई देगा, है ना? देखा ना ये बात? तो ये आर्ट जो है दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ये एस्पेक्ट है कल्चर का, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? और आर्ट इज एन इन्फ्लुएंस्ड हैवली बाय द कल्चर एंड इज बोर्न, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर। ऑब्वियसली जैसा कल्चर होगा वैसा ही आर्ट फॉर्म होगा, रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ द कस्टम, बिलीफ एंड द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर। और ये क्या है, ये बहुत वैरायटी है ह्यूमन बिहेवियर की। कल्चर जो है इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इट इवॉल्व्स ह्यूमन कैपेसिटी टू एक्ट creatively and imaginatively and represent the classify experience with symbols। तो आपकी जो कल्चर होता है वो एक तरह से आपकी पूरी वास्ट वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। उसमें आपकी फूड हैबिट्स से लेकर आपकी मतलब जो भी आप काम करते हो, सारी चीजें आपके कल्चर का पार्ट होती हैं। कल्चर इज एन एनसेम्बल ऑफ द सोशल फॉर्म, आपका मेटेरियल ट्रेड्स, आपका कस्टमरी बिलीफ एंड अदर ह्यूमन फिनोमिनास, ठीक है, फिनोमिना दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द जेनेरिक हेरिटेंस और
that can be attributed to a generic heritage of a religious, racial और social group। तो simply आपका religious, racial और social group कैसा है, उसका expression है, उसका आपका customary belief कैसा है, आपका जो material traits आप कैसे यूज करते हैं, आपका social form कैसा है, इस सब को ensemble करता है कौन? कल्चर। कल्चर आपको दिखाता है कि आप कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, ठीक है। और इस चीज का, ये चीज आपका एक्सप्रेशन दिखाई देता है आर्ट्स फॉर्म में। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। नदीम, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? नदीम नहीं है क्या पिक्चर में? हैं? इसलिए बोल नहीं रहे। आवाज तो आ रही है ना? ठीक। तो ये आपका मतलब एक आर्ट्स और कल्चर की डेफिनेशन। ये देखिए, ये आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है कि, और उल्टा कर रखा था, कल्चर को आर्ट, आर्ट को कल्चर कहकर स्टेटमेंट पूछा हुआ था। दोनों गलत थे उसमें। मतलब आर्ट को कल्चर की डेफिनेशन में दे दिया था, कल्चर को कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, और करके फिर आर्ट की डेफिनेशन कल्चर में और कल्चर की डेफिनेशन आर्ट में ऐसे करके दे रखा था, मैच करके। तो वो गलत हो गया था। जबकि आपको ये याद रखना है कि मतलब उसमें जैसे दिया था कि क्या नाम है, कल्चर इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सपीरियंस एंड इमोशन एंड अदर क्वालिटी, इस तरह से कुछ दे दिया था। और इसमें बोला था कि दिस आर्ट कंप्राइजेज वाइड वैरायटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, तो ऐसे कुछ करके दे दिया था, दैट इवॉल्व विद ह्यूमन कैपेसिटी। बेसिक डेफिनेशन में हेरा फेरी करके मतलब आर्ट की जगह कल्चर, कल्चर को हार्ट काट करके दे दिया था। तो ऐसा भी कभी कभी देता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्ट्स को समझने की बात अगर हम करें तो। आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस, फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटीफुली। तो ये क्या, द कैरेक्टर ऑफ इंडियन आर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्लास्टिक, आपका ऑर्गेनिक एंड स्कल्पचर। किस किस तरह से हो सकता है इंडिया का जो अगर आर्ट आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक आर्ट होती है, ऑर्गेनिक हो सकती है, और स्कल्पचरल हो सकती है। प्लास्टिक आर्ट रिजिड होती है, ऑर्गेनिक आर्ट में चेंजेस के हो सकती है, और स्कल्पचर मतलब जो है वो होती है, वो मूर्तियों का फॉर्म होता है। ऑल्सो इन एंशिएंट इंडिया द आर्ट वाज नॉट separated as they are unfortunately are today. The architecture and the sculpture and the painter were often one man. पहले क्या होता था, जो आर्किटेक्चर होता था, जो आर्किटेक्ट होता था, जो बनाता था, घर वर बनाता था, जो महल बनाता था, वो स्कल्पचर जो मूर्तियां बनाता था, और जो पेंटर होता था वो सेम आदमी होता था, एक ही आदमी ये सारे काम करता था। लेकिन आज आर्किटेक्ट अलग होता है, स्कल्पचर जो करने वाला वो अलग होता है, यानी मूर्तियां बनाने वाला अलग होता है, और पेंटर अलग होता है, ये एक आदमी नहीं होता है, तो ये अलग अलग होता है। क्वालिटीज इंडियन आर्टिस्ट की अगर आप देखेंगे तो, ग्रीक्स excelled in the आपका पोर्ट्रेयल ऑफ द फिजिकल चार्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, द इजिप्शियन इन द, ये किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको, इजिप्शियन इन द आपका ग्रॉडर ऑफ देयर पिरामिड एंड द चाइनीज इन द ब्यूटी ऑफ देयर लैंडस्केप, इंडियन वर अन surpassed surpassed in transmitting the spiritual content into their plastic form, ठीक है, embodying the high ideas and the common belief of the people। ये स्टेटमेंट लिया गया है, एक पर्टिकुलर एक राइटर है, उन्होंने तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ग्रीक्स जो हैं उन्होंने फिजिकल ह्यूमन बॉडी के चार्म्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर बनाया है किसी स्कल्पचर में, इजिप्शियन ने अपने पिरामिड्स में जो ब्यूटी डाली है, जो बनाया है, उसके लिए बहुत वो है। और जो है चाइनीज़ अपने लैंडस्केप की ब्यूटी बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरती से निखारा है उन्होंने, तो उसी तरह से इंडियन भी किसी से उनको कोई सरपास नहीं कर सकता, किसमें वो स्पिरिचुअल जो कंटेंट है उसको प्लास्टिक फॉर्म में डालने में, पिक्चर फॉर्म में डालने में, उन्होंने भी एकदम मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों में इंडियन ने बहुत अच्छे से डाला है। जो उनके कॉमन बिलीफ, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको उन्होंने पिक्चर प्लास्टिक फॉर्म में डालने में उनका भी कोई शानी नहीं है, इस तरह से कहा जाता है। इंडियन आर्टिस्ट विजुअलाइज द क्वालिटी ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, आपने देखा होगा ज़्यादातर गॉड एंड गॉडेस का ही हुआ है। उसके बाद mentioned in their sculpture and infused these qualities into their images whose proportion they based on the idealized figure of the man and women। यानी मैन एंड वुमेन फॉर्म में आप देखेंगे कि मैन एंड वुमेन फॉर्म में इंडियन इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने गॉड्स को उतारा है,
तो उन्होंने कई सारे, जहाँ भी आप देखेंगे उनमें गॉड का ज़्यादातर आपको मूर्तियाँ, पिक्चर ये सब मिलेगा। अभी आप गुफ़ाओं में जाएँगे, गुफ़ाएँ बहुत सारी इंडियन ने बना रखी, मतलब इंडियंस ने कैव्स बहुत सारी बनाई, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैव्स हैं। उसके आपको डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिसेंट एकदम पिक्चर बना रखी हैं, और जो कलर वगैरह यूज़ किया उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एनालाइज़ किया है, और ह्यूमन फॉर्म में गॉड को उन्होंने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है, उसमें ये बहुत आगे हैं, ठीक है। देयर वर 2 क्वालिटीज़ व्हिच about which Indian artists care more than about anything else, namely the feeling of the volume and vivid representation, even at the risk of the sacrifice at time of anatomical truth and perspective. Indian art is treasure house. ये treasure house है of ancient contemporary life, faith, belief, custom and manner. तो बेसिकली इनका मेन जो वो है दिखाने का कि फीलिंग्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिफरेंट तरीके से जो है प्रेज़ेंट करने में इंडियंस बहुत आगे रहे हैं। देखिए, ये जो कृष्णा की मूर्ति है, इसको स्पिरिचुअल फॉर्म में दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बुद्धा को देखेंगे आगे, तो जो इंडियंस ने बनाया है ना, उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी, वो बुद्धा के, कि वो आँख-वाँख आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये किसी स्पिरिचुअल मोड में बैठे हुए हैं। तो उसका स्पिरिचुअलिटी को दिखाने का हाफ आइज़ क्लोज़्ड इस तरह से, या एकदम ऐसी मुद्रा में बिठा दिया है कि लग रहा है कि ये तो बहुत ज्ञानी हो गए। इस चीज़ को, इस फीलिंग को, या वो लग रहा है कि उसको देख के ही लग रहा है कि कितनी शांति में इंसान बैठा हुआ है, एकदम शांत बैठा हुआ है। इस सब फीलिंग्स को दिखाने में इंडियंस बहुत आगे हैं। ठीक है? यानी तुरंत उस समय के जो पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है दिखाई देगा ज़बरदस्त एक्सप्रेशन इमोशन का। और इंडिया का उसमें चाहे वो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो, उसमें आप जो है एक्सप्रेशन स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं। आप इन्होंने यहाँ तक कि जो वो है आपका काम है, काम को बहुत ज़्यादा वो भी एक काम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो उसका भी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश की है। वात्सल्य ने वगैरह ने इन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने लिखा था कामसूत्र, उसको जो है गॉड से रिलेट करने की उन्होंने कोशिश की है। मंदिरों में उसके स्कल्पचर्स बनवाए हैं। तो ये एक तरह से उसको इमोशन के तौर पे दिखाकर, और इमोशन, उसकी इमोशन को भी इन्होंने स्क्रिप्चर में मतलब वो करने की कोशिश की है, जो कि दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल फॉर पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ये चीज़ नहीं पाओगे कि उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से इंडियंस ने मंदिरों में बनाया है, या इस तरह से स्पिरिचुअलिटी से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश की है, इस तरह से कहीं पे भी किसी भी आर्ट फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आगे आप देखेंगे जब आपको आर्किटेक्चर वगैरह वाली चीज़ें आएँगी। कुछ चीज़ें, अब देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो उस टाइप के कल्चर को समझने की मदद भी करती हैं, और कुछ चीज़ें जो है लोगों को, दुनिया को बहुत वाहियात भी लग सकती हैं कि ये सब क्या है। लेकिन हर कंट्री का अपना कल्चर है। हम लोग उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में ही बात ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव थोड़े बहुत एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से इंडिया का कल्चर है, तो उसको डिफेंड करते हैं इंडियंस। मतलब बेसिकली हमने ये देखा है, मैं तो नहीं डिफेंड करता था, लेकिन एक्चुअल में मैंने ये पाया कि यूपीएससी ने भी में कई बार जो आंसर जिन्होंने इस टाइप से देखा गया, पाया गया है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो बेसिकली वो चाहते भी हैं कि आप उसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी जानें, और मतलब उसी हिसाब से आंसर भी लिखें। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों लिख सकते हैं, और उसका जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। नेगेटिव तो बहुत सारी बातें कर ही सकते हैं आप। तो यहाँ पे इंडियन कल्चर का आपको समझने में एक तो मदद लेनी है, और थोड़े बहुत उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते रहने हैं। मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब मंदिर की बात आएगी, जब इस तरह की बात आएगी, तो आप जो है देखिए हमारे बारे में, क्योंकि हम बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बात करूँ मैं, तो उनके अंदर एक नेगेटिव और फीलिंग आ जाती है इन कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, जो कि उनको लगता है ये गलत है, एकदम खराब है, ये सब चीज़ सही नहीं है। तो वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनके पास ना पॉजिटिव कंटेंट लिखने के लिए कम हो जाता है। इसलिए आपको ना थोड़ा-सा उनके पर्सपेक्टिव को भी देखना है, उन चीज़ों को जहाँ पे आप नेगेटिव नहीं होना है, और आपको जो है उनके पर्सपेक्टिव को ही लिख देना है कि हाँ भाई, ये सोचकर इन्होंने ये मंदिर बनाए थे, इस तरह की चीज़ें बनाई थी। दो, आपको भी पता है कि कोई भी, चाहे वो उड़ीसा का उड़ीसा के मतलब टेम्पल्स हों, पुरी वगैरह में आप जाके देखें, या उज्जैन से लेकर और आप साउथ तक कहीं भी चले जाइए, मीनाक्षी देवी टेम्पल से लेकर और आपका जो है खजुराहो वगैरह, जहाँ पे भी आप जाएँगे, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे आप फैमिली, यानी मंदिर तो है लेकिन आप फैमिली के साथ जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मतलब उसको नहीं, कुछ चीज़ें प्राइवेट चीज़ें होती हैं जिसको बहुत ओपन कर दिया है इन्होंने। तो वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको भी आपको प क्यों उन्होंने किया था, क्या किया था,
उसके बारे में कुछ बातें, कुछ हिस्टोरियंस है जो अपने हिसाब से बातें करते हैं, वो पॉजिटिव बातें भी आपको याद होनी चाहिए, नेगेटिव बातें तो लगभग हर कोई बोल देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये मैंने एक डिस्क्लेमर दे दिया। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर में ही नहीं, आपको स्क्रिप्चर्स में भी दिखाई देगा, आर्किटेक्चर में भी दिखाई देगा, और उसके अलावा जो है आपको पेंटिंग्स में भी कहीं कहीं दिखाई देगा। इंडियन कल्चर का थोड़ा सा ये वी कैन डिवाइड। अच्छा, बौद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा इससे साफ सुथरा है बहुत, तो वो देखेंगे हम। वी कैन डिवाइड, फिर मुस्लिम आ जाते हैं तो उनका भी साफ सुथरा है, बस वही एक थोड़ा पीरियड है जो तांत्रिक वगैरह कल्चर, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब इस तरह से। तो वी कैन डिवाइड द सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये सबसे आसान क्लासिफिकेशन है। 2 यूपीएससी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं, जो मैंने आपको भेजी हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, और ये आपको कवर करना एकदम कंपल्सरी है। उसके बाद भी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट दूँगा, उससे करेंगे। पहले आप देखेंगे इसमें 3 फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, 3 तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो वो है आपका विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड मिसलेनियस आर्ट। अब मिसलेनियस में हम सब कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो बचता है उसको हम मिसलेनियस आर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से हम लोग आर्ट को डिवाइड करते हैं। अब ये आर्ट, विजुअल आर्ट क्या होता है? विजुअल आर्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि भाई कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ देखने वाला होगा, जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, है ना? जो जिस चीज़ को हम मतलब, जैसे पेंटिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गए, ठीक है? ये चीज़ें जो हम अपनी आँख से, सेंसेस से देखते हैं। दूसरा होता है परफॉर्मिंग, जिसको सिर्फ आँख से नहीं देखना है, परफॉर्मेंस है। वो आपको फ़ील करना है, वो आपको सुनना है, ठीक है? वो परफॉर्म कोई कर रहा है, तो परफॉर्म जैसे डांस है, जैसे कि म्यूज़िक है, ठीक है? जैसे कि ड्रामा है, पोएट्री है, वो क्या नाम है आपका, पपेट्री है, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। तो 2 तरह से हो गई, एक हो गया विजुअल आर्ट, दूसरा हो गया परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट जो कि हम देख रहे हैं सामने, देख के हमें लेना है, और परफॉर्मिंग आर्ट में मतलब जिसमें सामने परफॉर्मेंस हो रहा है, वो थिएटर हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो ड्रामा हो सकता है, वो कुछ और मतलब अलग-अलग तरह के थिएटर्स होते हैं, अलग-अलग तरह की नौटंकी है, तमाशा है, बहुत सारी हमारे पास जो है परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है। उसमें आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस हो, कोई या किसी तरह के गाने का परफॉर्मेंस हो, या डांस का परफॉर्मेंस हो, कई तरह से एक्सप्रेशन के कई तरीके होते हैं। इंडिया के अलग-अलग एरियाज़ में आपको अलग-अलग आर्ट फॉर्म्स, ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको घूमर देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको कालबेलिया डांस देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ढोली-कुल्लू देखने को मिलेगा, कहीं पे बिहू देखने को मिलेगा। बहुत तरीके हैं, कथक है, कथकली है, बहुत परफॉर्मिंग आर्ट्स के फॉर्म हैं। तो उसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट फॉर्म है, जिसके ऊपर यूपीएससी ज़्यादा अपना वो दिखाता है इंटरेस्ट, उसको हम लोग देखेंगे। आई होप कि आवाज़ आ रही है आपको। आवाज़ आ रही है? और समझ में भी आ रहा है? ठीक। अब आप देखें इसमें हमारा जो है विजुअल आर्ट्स में हम लोग आर्किटेक्चर की सबसे पहले बात करते हैं। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग जो बनाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, दैट इज़ आर्किटेक्चर। वो अलग-अलग फॉर्म हो सकते हैं, आर्किटेक्चर में आ जाता है। वो गुफाओं से स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के उससे जो घर हैं उनसे स्टार्ट होता है, और वहाँ के जो कोर्टयार्ड होते थे, उनके यहाँ ग्रेनरीज़ होती थी, उनके यहाँ वॉशरूम्स होते थे, जिस तरह के बनाते थे वो लोग। उनके जो डॉकयार्ड्स होते थे, वो सारा आर्किटेक्चर के अंदर आपका उस समय के जो भी बनाते थे, स्टेडियम होते थे, वो सब आर्किटेक्चर में आएगा। उससे लेकर एंशिएंट मतलब जो मंदिर और बनाए गए, और उसके अलावा गुफाएँ बनाई गईं, जो गुफाएँ वगैरह, वो सब आर्किटेक्चर के उसमें आएगा, ठीक है। फिर स्कल्पचर्स होते हैं, जो कि मूर्तियाँ होती हैं। मूर्तियाँ अक्सर एसोसिएट होती थी पहले आर्किटेक्चर के साथ, यानी जहाँ पे घर बनाए जाते थे, जो चीज़ें बनाई जाती थी, चैत्या, विहारा, वहाँ सब भी स्कल्पचर्स बना दिए जाते थे। फिर पोएट्री में दिखाई देती, जो पोएट्री बनाते थे, जो बर्तन वगैरह बनाते थे, उसपे पेंटिंग, उसमें कैलीग्राफी वगैरह होती थी, वो होती थी। फिर बाद में जो है पेंटिंग हुई। पेंटिंग भी मतलब बहुत एंशिएंट है, अगर पेंटिंग की हिस्ट्री देखेंगे तो अभी हम जब देखेंगे तो बहुत पुरानी, हमें वॉल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग कहते हैं उसको। जो म्यूरल पेंटिंग होती है वो वॉल पे की जाती है। और मिनिएचर पेंटिंग होती है, वो किसी कपड़े वगैरह पे की जाती है। तो जो म्यूरल पेंटिंग है, जो पेंटिंग होती थी, उसका भी टाइम बहुत ही पुराना है, वो गुफाओं से है। यानी अगर हम देखेंगे तो बाघ की गुफाएँ हम देखेंगे, अजंता अलोरा की गुफाएँ देखेंगे, लेकिन बाघ वगैरह की जो गुफाएँ, बहुत एंशिएंट गुफाएँ हैं, वहाँ पे आपको स्टोन एज की इमेज पेंटिंग्स दिखाई देंगी। वहाँ से पेंटिंग मतलब दीवारों पे म्यूरल पेंटिंग इंसान करता हुआ आ रहा है। वो अलग बात है कि बहुत ही प्रिमिटिव तरह की पेंटिंग हुआ करती थी। उसके बाद में जो है धीरे-धीरे करके जो है पेंटिंग में रिफ़ॉर्म हुए, कलर डिफरेंट यूज़ किए गए,
उसका फॉर्म चेंज होता है, कल्चर के हिसाब से चीज़ें चेंज होती करेंगी। लेकिन मुरल पेंटिंग यानी कि दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग बहुत पहले से हमारे यहाँ पे होती रही है और आज हमारे पास दुनिया भर की पेंटिंग के फॉर्म है। आपको पता है मधुबनी पेंटिंग है, कैले और उसके अलावा जो है मतलब अलग-अलग तरह की आप देखेंगे, मधुबनी है, पहाड़ी है, दुनिया भर की तरह की पेंटिंग है, ठीक है ना? और मीनाक्षी इस तरह की पेंटिंग्स हैं जिसको जो वहाँ का कल्चर दिखाता है, उसके वहाँ के सोच को दिखाता है। तो पेंटिंग्स के बारे में भी हम यानी केव्स पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे और मिनिएचर पेंटिंग तक और फिर मकबूल फिदा हुसैन, एमएफ हुसैन जो हैं, उनकी पेंटिंग तक की हम बात करेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग की बात करेंगे। तो पेंटिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक की हम लोग फिर परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएँगे हम लोग। परफॉर्मिंग आर्ट में के अंदर हम लोग देखेंगे इंडियन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जो है वो इंडिया का बहुत पहले से रहा है, तो इसमें हम लोग म्यूज़िक में हमें क्या बात करनी है? म्यूज़िक के बा वैसे आप लोगों को म्यूज़िक में अच्छा किसी को तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है रिदा? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन म्यूज़िक? सुन लेती हो, लेकिन राग राग भैरवी, राग क्या नाम है आपका दीपक, राग ये सब कुछ सुना है? राग वाग जानते हो? राग रागनी क्या होते हैं जानती हो? ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा, मतलब मैं बताऊँगा क्या होता है इसमें क्या नाम है, कौन-कौन से होते हैं, सारेगामापाधानीसा जो होता है, सरगम जो होती है, इसमें कौन से किस-किस तरह के मतलब एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये मैंने बाद में पढ़ा जब यूपीएससी के लिए तो पढ़ा। तो इसमें जो होता है कुछ मतलब जो होते हैं स्थिर होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ किस तरह से होते हैं और डो रे मी फा वाला जो वो है उसमें, वो सरगम उसी से बनती है। उसमें उसको ऊपर-नीचे करके ये जो है म्यूज़िक बनाई जाती है। तो म्यूज़िक में राग बनाए जाते हैं, राग बहुत तरह के होते हैं, राग मल्हार है, क्या नाम भैरवी है, राग क्या नाम है आपका वो है ब बहुत सारे रस पे मतलब राग हैं, दुनिया भर के राग हैं। तो वो राग हैं, कुछ ठुमरी है, कुछ कोई दादरा गाता है, कोई ठुमरी गाता है, कोई कुछ गाता है, कुछ कुछ टप्पे गाते हैं। तो अलग-अलग तरह से म्यूज़िक है, बहुत तरह की म्यूज़िक फ़ॉर्म्स हैं इंडिया में। तो म्यूज़िक के बारे में लोगों का कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि टप्पे के ऊपर आया हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर आया हुआ है, क्या नाम है, ठुमरी के ऊपर आया है, दादरा के ऊपर आया है। तो ठुमरी, दादरा ये सारी जितनी इंडियन आर्ट म्यूज़िक फ़ॉर्म है और उसके अलावा जो उसके राग हैं, रागनी हैं, किस-किस तरह के राग होते हैं कि किस तरह के राग कौन से टाइम पे गाए जाते हैं, कौन से राग में क्या मतलब उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे म्यूज़िक के बारे में। तो म्यूज़िक जो है उसके बारे में थोड़ा-सा हमें इसमें बात करनी होगी। परफ़ॉर्म नहीं करना है लेकिन जानना है कि कौन-सा है, कौन-सा राग हो रहा है। जैसे सुबह-सुबह आप देखते होंगे रागनी राग चलते रहते हैं उसपे दूरदर्शन पे पहले होते थे, राग चलता रहता था वो करके वो तो राग रागनी होती है म्यूज़िक के अंदर, डिफरेंट टाइप के परफॉर्मिंग म्यूज़िक होते हैं हमारे यहाँ पे और उसमें ख़ानदान होते हैं, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटिक म्यूज़िक है, 2 तरह की म्यूज़िक मेनली होती है, एक होती है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, एक होती है कर्नाटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक मतलब नॉर्थ इंडियन और जो क्या नाम है साउथ इंडियन वाली जो म्यूज़िक है वो कर्नाटिक म्यूज़िक कहलाती है। तो ये जो म्यूज़िक 2 फ़ॉर्म है इसकी तो उसको में अलग-अलग तरह के मतलब तरीके हैं परफ़ॉर्म करने के, ठीक है? उसमें अलग-अलग जो है वो हैं मतलब सिंगर वग़ैरह हैं, अलग-अलग उनका स्टाइल है, अलग-अलग उनके मतलब ख़ानदान है, बहुत सारे ख़ानदान हैं। इसमें बड़े गुलाम अली ख़ानदान है, ये वो बहुत सारे लोग हैं, जो कि घराना है, जिसको घराना कहते हैं। वो घराना जो है म्यूज़िक ही बनाता है, म्यूज़िक ही वो करता है। जैसे आप जो नुसरत फ़तेह अली खान और ये जो आपके राहत फ़तेह अली खान वग़ैरह हैं, इन लोगों का एक घराना है म्यूज़िक का। कोई कोई क्या नाम है पंजाबी घराना है, कोई लखनऊ घराना है, कोई जयपुरिया घराना है, लाहौरी घराना है। ऐसे कई घराने हैं जो म्यूज़िक में मतलब वो पर्टिकुलर टाइप की म्यूज़िक जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं। इस तरह से डांस फ़ॉर्म है, डांस फ़ॉर्म भी हमारे यहाँ क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस में जैसे आपका कथक है, कथकली है, आपका मोहिनीअट्टम है और उसके अलावा भरतनाट्यम है। ये सब जो है 8 जो है हमारे पास क्लासिकल डांस है, ठीक है? मणिपुरी है और उसके अलावा जो है कुचिपुड़ी है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास यानी 8 वाट तो क्लासिकल डांस है। उनके सारे फ़ॉर्म्स कैसे उसमें क्या-क्या होता है, कुछ मतलब कथक और कथकली में क्या डिफ़रेंस है, मोहिनीअट्टम क्या है, भरतनाट्यम क्या है, कुचिपुड़ी क्या है, मणिपुरी क्या है, ये सारे और कथकली क्या है। तो ये जो मतलब डांस है वो उनका क्या तरीका है, कैसे करते हैं, क्या है उसकी मतलब बीच-बीच में से चीज़ें पूछी हुई हैं कि ये पर किसमें होता है ये वाला जो कॉस्ट्यूम पहना जाता है, कौन से डांस में पहना जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो डांस फ़ॉर्म जो है एक तो क्लासिकल डांस है, दूसरा होता है फ़ोक डांस। फ़ोक डांस जैसे बिहू जो सुना होगा आपने, बिहू होगा या गरबा गरबा सुना होगा आपने, कालबेलिया सुना होगा, ये सब फ़ोक डांस है। गरबा जैसे आप देखेंगे गुजरात के अंदर गरबा होता है, ठीक है ना? डांडिया होता है, तो उसी इसी तरीके से आप वहाँ जाते हैं आपका आसाम में तो बिहू डांस होता है। कहीं पे आप जाओगे तो मतलब अलग-अलग तरह के आप बैम्बू डांस वगैरह आप देखोगे तो त्रिपुरा वगैरह में बैम्बू डांस भी होता है, नागालैंड में होता है। तो
ढोला कुंटू डांस है, ऐसे बहुत से तरह के डांस फॉर्म है जो कि फोक डांस होते हैं। तो फोक डांस फॉर्म कहाँ पे होता है, क्या होता है, क्यों कराया जाता है उसको। उसके अलावा इंडियन थिएटर ड्रामा जैसे आपने सुना होगा नौटंकी, नौटंकी आपने सुना होगा तमाशा, आपने सुना होगा अलग-अलग तरह के थिएटर फॉर्म अलग-अलग जगहों पे कल्चर को दिखाते हैं, वहाँ के उनको कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो तमाशा और आपका क्या नाम है नौटंकी और ये सब जो होता था, ये सब पहले हुआ करता था और आज भी उसका फॉर्म ज़िंदा है किसी वन वन वे और अदर। तो इंडियन थिएटर जो है और ड्रामास प्ले होते थे। बहुत सारे साउथ में तो बहुत ज़्यादा प्ले को दे जिस तरह रामलीला होता है, देखते होंगे आप लोग रामलीला में अक्सर लोग प्ले करते हैं। तो वो जो है पुराने आर्ट फॉर्म हैं, पुराने परफॉर्मेंस आर्ट है। तो आज भी उसका रेलेवेंस है, आज भी ज़िंदा है। उसके अलावा जो साउथ में आप बहुत तरह-तरह के जो है फॉर्म आपको नज़र आएँगे, दशानन और दशानंद करके, बहुत तरह के जो है आपको आर्ट ये थिएटर और ड्रामास नज़र आएँगे। उसके बाद में इंडियन पोएट्री है। देखो आपका पपेट्री जो है पपेट्री में जो वो होता है आपका वो नचाते हैं ना कठपुतली वाला डांस। कठपुतली वाला डांस भी राजस्थान वगैरह में ज़्यादा फ़ेमस हो गया है, लेकिन बहुत जगहों पे होता है। इसमें शैडो होता है, इसमें बैम्बू का प पोट होती है, इसमें थ्रेड होता है। अलग-अलग तरह की जो है पपेट्री होती है। तो पपेट्री के ऊपर तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं एज़ सच, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेता है कभी-कभी। इंडियन सर्कस है, ये भी परफ़ॉर्मेंस का एक पार्ट है, तो उसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन है वो भी एक आर्ट फॉर्म। उसके अलावा मिसलेनियस आर्ट फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो मिसलेनियस आर्ट फॉर्म में आपका रिलिजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जिससे क्वेश्चन आता है वो रिलिजन है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज अलग-अलग तरह की पाली लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज है और दूसरी जो हमारी लैंग्वेज पुराने टाइम पे यूज़ की गई हैं। रिलिजन के बाद लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फिर आता है आपका लिटरेचर से। लिटरेचर में जो कौन-सी किताब किसने लिखी, कौन-सा ऐसे बहुत सारी किताबों के बारे में वो पूछता है, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आपका गुप्ता पीरियड इसका गुप्ता पीरियड तक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि बीच में मिलिंदा पानहू है, ये है, वो है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो लिटरेचर रहा है उस समय का कि किसने लिखा, कालिदास ने जो किताबें लिखी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम इस तरह की जो किताबें हैं या मतलब इस तरह की जो किताबें जो किसी बड़े अच्छे राइटर ने लिखी हुई हैं, उस समय के इम्पोर्टेंट राइटर्स ने लिखी हुई हैं काल में और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये लिटरेचर को भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। और उसमें से ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से टाइम पर लिखा गया है, कौन से पीरियड में लिखा गया है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये सारा लिटरेचर का आपको दिखेगा। फिर सिनेमा, कैलेंडर, फिलॉसफी। देखो सिनेमा कैलेंडर में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैलेंडर के बारे में 1-2 जैसे सकायरा है हमारा या विक्रमिरा है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा है 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो सिमिलर क्वेश्चन है, वो आ जाता है। लेकिन सिनेमा के ऊपर कोई ज़्यादा इतना क्वेश्चन एज़ सच नहीं पूछा गया है। फिलॉसफी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलॉसफी में इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किस-किस तरह की फिलॉसफीज़ हैं, संख्या, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये इस तरह की जो फिलॉसफीज़ रही हैं। संख्या बहुत ही फेमस फिलॉसफी है हिंदुइज़्म की। 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें। संख्या है, मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, योगा है, तो न्याय है। तो ऐसे करके 6 फिलॉसफीज़ हैं हिंदुइज़्म की। तो उन फिलॉसफीज़ के ऊपर क्वेश्चन जो है, वो बहुत आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो फिलॉसफीज़ को हमें पढ़ना है, क्या है उनका सोच क्या है, फ़लसफ़ा क्या है। कुछ फेस्टिवल्स के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं, नवरोज़ वगैरह वाले टाइप के, उस टाइप के आ जाता है। फेयर्स वगैरह पे क्वेश्चन कम आया है। कुंभ, अर्ध कुंभ के बारे में जो अगर उसमें लग रहा है आस-पास उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है पूछ लें। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, हैंडीक्राफ्ट और कॉइनेज, तो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर और कॉइन जो उस समय मिंट किए गए थे मुगल पीरियड में या गुप्ता पीरियड में, सोने-वोने जो, वो तो उसके ऊपर कभी-कभी आता है। इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं, हाँ, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कभी-कभी ये पूछ लेता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, और जो पहले के टाइम पे हमारे पास जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती थी, जो लोग आते थे हमारे यहाँ बाहर से बौद्धिज़्म वगैरह, कल्चर वगैरह को पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन उस समय कौन से थे, उसके ऊपर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? उसके बाद में फिर आपका एक, तो इंस्टीट्यूशन के बाद फिर आपका मैथ साइंस। अच्छा, इंडिया में कुछ मैथमेटिकल यानी इंडियन एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट वगैरह है और आपका जो है कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट चारक वगैरह हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा-सा मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है या साइंस में अगर कोई डेवलपमेंट बताया जाता है कि हुआ था, तो उसके ऊपर भी कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब नॉर्मली 1-2 ही लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है और इसके अलावा चाणक्य हैं। इन लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट नाम हैं जिनके काम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो ये मिसलेनियस आर्ट फॉर्म हैं आपके। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे विजुअल आर्ट, जिसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, इंडियन स्क्रिप्चर एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज आपका विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या होगा, क्या बात होगी, इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, जैसा आपको सामने दिख रहा है, आर्किटेक्चर मतलब मूर्तियाँ, आर्किटेक्चर मतलब जो है आपका बिल्डिंग्स, मंदिर हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, ठीक है, और उस तरह से जो भी आर्किटेक्चर, जो भी बिल्डिंग वगैरह है उसके ऊपर, अब उसको कैसा था, क्या था, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना था, सर्कुलर पे बना था, कैसा उसका गुंबद था, क्या था, मंडप क्या था, बिल्डिंग एक ऐसी थी वो थी। स्कल्पचर मतलब कि उसके ऊपर मूर्तियाँ जो होती थी, लगाई जाती थी, वो कैसे, किस टाइप का, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती थी, ये बात इसके अंदर होगी। ठीक है, तो आर्किटेक्चर और स्क्रिप्चर में अगर डिफरेंस देखें तो आर्किटेक्चर जो है दैट इज अ आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग बिल्डिंग, सिंपल, आसानी से। और ये जो है आपका आर्ट ऑफ डिजाइनिंग 3D फिगर, यानी मूर्तियां 3D फिगर जो बनाते थे उसको स्क्रिप्चर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड, बहुत तरह के मटेरियल यूज किए जाते थे किसमें, आर्किटेक्चर में। जाहिर सी बात है कहीं कुछ यूज होगा, आर्किटेक्चर बहुत बड़ा होता है, कहीं सीमेंट जैसा मोर्टार कुछ यूज होगा, कुछ ब्रिक्स यूज होंगी, कुछ स्टोन यूज होंगी, कुछ कुछ कलर यूज होंगे, बहुत सारी चीजें यूज की जाएंगी। स्क्रिप्चर सिंगली यूजुअली सिंगल मटेरियल से ही बनाया जाता था, ठीक है ना, ये होता था। अब ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, ये सब क्या, बहुत ही कहीं-कहीं आपको बोरिंग भी लगेगा, यार ये क्या चीज़ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी आपको, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोरिंग है कि ये क्या याद करना है हमें, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई जगहों पे आपको मतलब रहेगा कि यार ये कौन याद करेगा, ये सब क्या याद करने की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने चाहते हैं ये लोग कि इंडियन कल्चर को बहुत आप डिटेल में पढ़ें, मतलब अच्छे से पढ़ें। जैसे इंडियन कल्चर को लोग जो है क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे मॉडर्न कल्चर में। तो अपने कल्चर को समझे लोग, और ख़ासकर क्योंकि जो ऑफ़िसर्स होते हैं उनको एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वो अपने कल्चर से, अपनी जो देश से मोहब्बत करें। तो इसके लिए वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी मोहब्बत करेंगे। तो इसलिए उसको मतलब वो उसके उसके लिए लॉयल रहें। ये सब शायद सोच रही होगी, आई डोंट नो कि क्यों यही सोच है या क्या है, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, आर्ट्स फॉर्म के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है। रिसेंट मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस आया है, तब से जैसे पहले होता था ना, ज़्यादा इस पे नहीं फ़ोकस होता था। मतलब ठीक है, पीरियड जो था उसके बारे में बात करते थे। अभी क्या है कि आर्ट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछता है, कभी किसी-किसी साल अच्छे से पूछ लेता है, और बहुत कभी-कभी डिटेल में भी पूछ लेता है। तो कुछ चीज़ें कभी-कभी मुझे डिटेल भी बतानी पड़ेंगी, तो प्लीज़ डोंट लाइक उसको ज़्यादा वो नहीं करना है कि यार ये कौन याद करेगा। जितना हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं भी नहीं कह रहा कि एकदम डिटेल में एक-एक चीज़ करो, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस न अगर हम करेंगे, तो इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। मतलब लिमिटेड डिटेल ठीक है, बहुत ज़्यादा एक-एक चीज़ का, क्योंकि कई-कई बार ना वो ये पूछने लगता है कि यहाँ पे कितने वो हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं, कितना क्या है, कितने उसमें पेटल्स हैं, कितने ये हैं। ये यार सारी चीज़ों का कहाँ याद कर पाएगा आदमी, ठीक है ना? 1-2 चीज़ों तो याद भी कर ले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो एक बेसिक जो मैं दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना भी आपके दिमाग में रह जाता है, तो बहुत क्वेश्चन आप कर लेंगे, और कुछ आपका अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया है, उस ज़हन से भी कर लेंगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप रिवाइज़ करते रहिएगा, बस आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। उसके अलावा आपका दिल करे तो आप नितिन सिंघानिया उठाइएगा, पढ़िएगा अपने मन से, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ इतना कर लें बहुत है, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, सिंगल मटेरियल यूज़ किया जाता है स्कल्पचर के अंदर, इंजीनियरिंग की स्किल रिक्वायर होती है आर्किटेक्चर में, इसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल जो है नेसेसरी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग लगाएँ, तब जाके आर्किटेक्चर बना पाएँगे, आप स्कल्पचर कोई भी बना सकता है, मतलब कोई भी जो स्कल्पचर जानता हो। लेकिन आर्किटेक्चर के लिए इंजीनियरिंग स्किल रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसको उस तरह से खड़े करना और क्या करना, वो कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, क्या है, जो आज तक खड़े हुए हैं, तो उनके लिए भाई है कुछ उसमें, तभी खड़े हुए हैं, मतलब उनके अंदर कुछ इंजीनियरिंग ऐसी लगी हुई है, नहीं तो यहाँ अगले दिन बनाते हैं, एक दिन पहले बनाते हैं, दूसरे दिन ब्रिज गिर जाते हैं लोगों के, ठीक है, तो इंजीनियरिंग ज़रूरत है। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व होता है, एस्थेटिक अपील भी होती है इसकी, मतलब आपका यानी अच्छे मतलब उसके अंदर खूबसूरती जो है उसको एडमायर करते हैं लोग, जैसे आप देख लें ताजमहल को, आज भी एडमायर किया जाता है, उसकी जो खूबसूरती है उसको कितना बेहतरीन बनाया गया है। कोणार्क का जो टेम्पल है, कितनी अच्छी इंजीनियरिंग होगी, कितनी सिमेट्रिक इंजीनियरिंग होगी, कितनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग लगी होगी उसके अंदर जो है ताजमहल के अंदर, या कोणार्क टेम्पल को जाके देखो, उसमें भी ऐसी खूबसूरत इंजीनियरिंग लगी हुई है। उसके बाद में आपका जो है दूसरा स्क्रिप्चर जो है उसके अंदर क्रिएटिव अपील होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। वो कर्व देना या उसको उस तरह से निखारना, उसमें ऐसे बना देते हैं कि जैसे रियल में जैसे भी आदमी मुस्कुरा रहा है, ठीक है? तो उस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की या बहुत ही खूबसूरत उसमें मतलब अपनी इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को उसमें दिखा देते हैं। जैसे ब्रॉन्ज़ की आप देखोगे डांसिंग गर्ल दिखेगी आपको मोहनजोदड़ो के अंदर, और नटराज की आइडॉल जो अभी मैंने दिखाई थी, ये नटराज की आइडॉल है ये वाली, ये दिस वन। ये अब देखिए इसमें कितना इन्होंने इसने अपनी इमीडिएटली नटराज मतलब क्या जो शिव है वो डांस कर रहे हैं।
नटराज शिव को कहा जाता है। तो वो डांस कर रहे हैं तो उसको नटराज कहा जाता है। ये डांसिंग शिव है, तांडव डांस कर रहे हैं। तो ये तांडव डांस जो कर रहे हैं उसमें उनकी जो सारा विगोर वगैरह दिखा रहा है ना कि ये पूरा एकदम फैला है, पूरा यूनिवर्स एकदम चारों तरफ उस पे एकदम प्रलय जैसी आ गई है। तो ये एकदम विगरस डांस, तो इसकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है उसकी, ठीक है ना? तो ये अब हमारे यहाँ जो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ जो है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर अलग-अलग नहीं है। हमारे यहाँ आप मंदिरों के उस पे देखेंगे, आप सर्च करके देखेंगे, तो आपको मंदिरों में जो आर्किटेक्चर है या कोई भी मतलब जो बिल्डिंग बनती थी उसमें स्कल्पचर से खाली नहीं रहती थी। हमारा आर्ट फॉर्म क्या था कि हम लोग उस पे स्कल्पचर्स बनाते थे। दुनिया भर की मूर्तियाँ और चीज़ें स्कल्पचर्स बनाते थे। यहाँ आप देखेंगे तो मीनाक्षी देवी टेम्पल है और बहुत सी लापाक्षी टेम्पल है और बहुत सारी आपको ऐसे टेम्पल दिखाई देंगी जिनमें आपको स्क्रिप्चर भरे पड़े हैं। मतलब ये कोई पिलर खाली नहीं है जिसमें स्क्रिप्चर्स ना हो। अलग-अलग तरह के आपको स्क्रिप्चर्स वगैरह दिखाई देंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर्स हमारा रहा है किसमें इंडियन आर्ट फॉर्म में। अगर इंडियन आर्किटेक्चर को देखते हैं तो स्क्रिप्चर से कहीं आपको खाली नहीं दिखाई देगा। ठीक है? ये आप देख सकते हैं ये पूरा। ठीक है? अब हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर को एंड स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे कैसे? हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का? तो इंडियन सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में फिर बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्क्रिप्चर मौर्यन पीरियड का। मौर्यन पीरियड यानी मैंने बताया था आपको कि इसके बाद हम मौर्यन पीरियड में चले जाएंगे। ठीक है? क्योंकि स्क्रिप्चर आर्किटेक्चर जो है वो कुछ वैदिक पीरियड में खास डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो मेन जो आपको दिखाई देगा वो मौर्यन पीरियड का दिखाई देगा। उसके बाद जो बहुत ही आपको क्लाइमैक्स दिखाई देगा एंशिएंट टाइम पे, तो वो दिखाई देगा आपको गुप्ता पीरियड में। गुप्ता स्क्रिप्चर एंड साउथ इंडिया का आर्किटेक्ट आर्ट जो है वो आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर पे। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मेडिवल स्क्रिप्चर जिसको कहते हैं वो, फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर, इसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आज हमने जो है ये देखा कि भाई आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया आपका इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर। तो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले इसका तरीका क्या होगा पढ़ने का, मैं कैसे बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं वो कवर करा दूंगा। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री भी जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे अपनी खुद से। तो जैसे अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर एंड लिटरेचर एंड ऑल, तो उस समय मैं आपको वो पीरियड के बारे में बताऊँ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में भी जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ जानने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर बता जाऊँ तो मौर्यन पीरियड का है तो मौर्यन पीरियड के बारे में बताऊंगा। गुप्ता पीरियड है तो गुप्ता पीरियड के बारे में, इस्लामिक पीरियड है तो इस्लामिक पीरियड के बारे में, एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर आप ऑलरेडी मॉडर्न पढ़ चुके हो। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा उस समय का जो कल्चर है वो भी बताऊँगा, उस समय के जो पीरियड्स हैं वो बताऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका एंशिएंट और मेडिवल भी उस समय के नाम लेते-लेते वो भी कवर हो जाएँगे, और साथ में आप सपोर्टिंग मेरे आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। ठीक है भाई? क्या हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के में भी आता है, और मैं मतलब एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा हिस्ट्री में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आता है तो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है? और आंसर भी सही वो एनसीईआरटी की ही मानता है। कोई और अगर आंसर लिख भी रहा है तो उसको वो सही नहीं मानेगा। ठीक है ना? हाँ, जैसे उन्होंने क्वेश्चन ज हाँ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लो उन्होंने पूछा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, उन्होंने एक बार पूछा क्वेश्चन 2017-18 में कि घोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जानते थे या नहीं जानते थे, ठीक है ना? तो अब जिन्होंने मोहनजोदड़ो फ़िल्म देखी थी, उसमें मोहनजोदड़ो जिन्होंने फ़िल्म देखी थी, उन्होंने तो ये सोच लिया कि क्या नाम है भई, मोहनजोदड़ो में तो दिखाया है वो रानी को, जो लड़की होती है उसको घोड़े से बचाता है ऋतिक रोशन। तो लोगों ने फ़िल्म देखने वालों ने लगा दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले घोड़ा जानते थे। ठीक है? घोड़े के बारे में जानते थे। लेकिन एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ था कि भाई नहीं, घोड़े के बारे में उन लोगों को कोई रियल मतलब हमें नॉन फैक्ट्स नहीं है कि वो जानते थे। इन्होंने जो आंसर दिया उसमें ये था कि दे वर अननोन अबाउट हॉर्स, घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है? और इसी तरीके से आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं कि आयरन के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अगर आयरन के बारे में तो नहीं जानते थे, ठीक है? वो इसीलिए उन्होंने अपनी जो कॉपर वगैरह यूज़ किया है, ब्रॉन्ज़ एज वगैरह में थे। लेकिन जैसे घोड़े का हुआ था तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। बहुत दिन तक लोग सोचते रहे कि पता नहीं, कहीं-कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ भाई, घोड़े के बारे में जानते थे वो लोग, घोड़ा उनको था। लेकिन बहुत सारे किताबों में ये लिखा हुआ है कि भई घोड़ा आर्यन से लेकर आए थे, उन लोगों को घोड़े के बारे में पता ही नहीं था।
मोहनजोदड़ो फ़िल्म में उन्होंने घोड़ा दिखाया था कि घोड़ा जो है दौड़ते हुए आ रहा है और उससे ऋतिक रोशन को बचा रहा है, तो कुछ लोगों ने लगा दिया घोड़ा तो जानते ही थे, लेकिन एनसीईआरटी ने उसने यूपीएससी ने नहीं माना। यूपीएससी ने जो आंसर की थी उसमें उसने दिया कि दे वर अननोन अबाउट हॉर्सेस, मतलब एक एक उसका वो आंसर गलत किया। तो इसलिए एनसीईआरटी को ही रेलेवेंट मानना है, चाहे उसमें सही लिखा है, गलत लिखा है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ है एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मान लेती है यूपीएससी, तो हमें भी उसको ऑथेंटिक मानना है, ठीक है? तो पहला आपको काम करना है एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरे नंबर पे फिर जो है आपको उससे रिवाइज़ करने के लिए आप ल्यूसेंट देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना रखते हैं, कल में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।